ठीक है जी। तो क्या जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं, बाकी लोग साथ साथ फिर ज्वाइन कर लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी। आज सर क्या करें? पी क्या कह फोर रहे ही हैं? P4 ही आज करेंगे। हाँ बेटा, P4, ये हमने P4 थोड़ा करना है। P4 का सारा सिलेबस मैंने आपको ना कंप्रीहेंसिव करके उन 4 पेजेस में बता दिया था, और मैंने ये कहा था कि जी आपके वो लिए ये आसान होगा। ठीक है। जी ठीक होगा सर, ठीक। ठीक हो गया, तो ये मुश्किल नहीं है, कंपैरेटिवली चीज़ें आसान होती हैं। अब वंस अगेन उसी हम पेज को दोबारा से पढ़ते हैं जो हमने इसको बनाया था। जी। अब पहले लेट मी रीड दिस होल पेज। Strategic management क्या है? Is like planning a big journey for a company. It involves figuring out where the company wants to go and how it is going to get there. Simple के strategy management क्या है कि ओवरऑल प्लानिंग की कंपनी जी क्या चाहती है, कहाँ जाना चाहती है, वहां पर कैसे जाएगी। ठीक है। अब ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वर्क कैसे करती है? पहले आप गोल सेट करते हैं। फर्स्ट, द कंपनी डिसाइड व्हाट it want to achieve in the long term. This could be growing sales, expanding in the new market, और बिकमिंग अ लीडर इन इट्स इंडस्ट्री। ये हमारे गोल्स के बारे में हो गया। नंबर 2 है एनालाइज द सिचुएशन। नेक्स्ट, द कंपनी लुक एट व्हाट हैपनिंग बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द बिजनेस। ठीक है। अब यानी कि जी अब बेसिकली आप ये क्या कर रहे हो, अब ये स्ट्रेटेजिक एनालिसिस कर रहे हो। अब तो ये फर्स्ट एंड टू है ना, सेटिंग द गोल, एनालाइज द सिचुएशन, ये किस पे आ गया आपका? स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में आ गया। ठीक है। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ठीक। क्या था? द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन विच बिजनेस हैव टू फाइंड आउट in which business have to find out where they are right now and where they want to go। ठीक है। गो। ये हमने चीजों को इस तरह से देख लिया। उसके बाद आता है जी, मार्केटिंग प्लान को हमने डेवलप करना है। Based on this analysis, the company comes up with a plan to reach its goals. This might involve launching a new product, improving customer service, and investing in the technology। ये पॉइंट हो गया। उसके बाद कहता है पुटिंग plan into action। प्लान एंड Once the plan are in place, the company uh, puts into action. This means allocating resources, assigning tasks, and making sure everyone is working towards the same goal। फिर उसके बाद आप प्रोसेस को पूरा पूरा एवेल्युएट करते हो। ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एक जनरल मैंने ओवरव्यू दे दिया था। फिर वो कहता है बाय यूजिंग जी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कंपनीज कैन मेक श्योर दे आर हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन एंड टेकिंग द बेस्ट पॉसिबल पाथ टू सक्सेस। ठीक है। It is like having a map to guide them on their journey to reaching their goals। अब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ओवरऑल क्या कहता है? मैप भी ड्रॉ कर दिया उसने, डायरेक्शन भी दे दी जहां उसने जाना है। अब फिर से स्ट्रेटेजिक चॉइस को, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस को डिफाइन डिफाइन करने जा रहे हैं। फिर फर्स्ट स्टेप क्या होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इन्वॉल्विंग असेस बोथ इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स टू अंडरस्टैंड एन ऑर्गेनाइजेशन करंट सिचुएशंस एंड मेक informed decisions about its future direction and actions। Strategic analysis is the very first step of strategic management in which business have to analyze the environment internally as well as externally in which they are operating। कि एनवायरनमेंट को इंटरनली भी जानना है और एक्सटर्नली भी जानना है जहां पर वो काम कर रहा है, ताकि जो भी वो डिसीजन बनाए उसके फर्दर बेनिफिट हो जाए। ये होता है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। अगला स्टेप क्या होगा? स्ट्रेटेजिक चॉइस रेफर टू डिसीजन मेकिंग प्रोसेस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर लीडर्स select the best course of actions from various alternatives to achieve long-term goals। Then, after doing the strategic analysis, strategic choice is the second step of strategic management, in which there are already pre-decided options or plan of action which they can choose। Okay? It involves evaluating the risk, resources, and potential outcome to make informed decisions that align with the ऑर्गेनाइजेशन मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। कहते हैं आपने ऐसी चॉइसेस को, ऑप्शंस को अडॉप्ट करना है जिसकी वजह से आपके जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो सके। ये 2 स्टेप हो गए। थर्ड स्टेप होता है स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन का। इट इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग अ चोजन स्ट्रेटेजी इनटू एक्शन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्विंग द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान टू अचीव डिजायर्ड गोल। अब जब आपने फर्स्ट सूरत हाल पे, फर्स्ट स्टेप पे एनालाइज कर लिया, ऑप्शन को चूज आउट कर लिया, उसके बाद हमें इन ऑप्शन को इंप्लीमेंट करना होता है। नॉर्मली whenever business have to apply the strategic implementation, they have to make business plan और corporate plan, जिसके अंदर डिटेल से बताया गया होता है कि ये जो स्ट्रेटेजी हमने चूज की है इसको हम अडॉप्ट कैसे करेंगे, इसके लिए रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, कौन सा मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी।
ठीक हो गया। ये हमने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के 3 बेसिक स्टेप्स पढ़े हैं, क्योंकि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट विल गिव द आंसर ऑफ 3 बेसिक क्वेश्चंस। वेयर इज बिजनेस राइट नाउ, नंबर 1। नंबर 2, वेयर इज बिजनेस वांट टू गो। नंबर 3, हाउ बिजनेस विल बी देयर। ठीक हो गया। तो ये 3 स्टेप हो गए, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, स्ट्रेटेजिक चॉइस एंड स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन। अब उसके बाद उसने आपको ये बताना है कि स्ट्रेटेजी मेकिंग के टूल क्या होते हैं। स्ट्रेटेजी मेकिंग के टूल्स क्या होते हैं, जो हम जिसके लिए हमने वर्ड एक अपने पास से बनाया था, BSS, DCP और PAF। ठीक है। अब उसने वो पहले बात करा है ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी की। कहता है, एग्जाम्पल दी है, कहता है इमेजिन यू आर सेलिंग इन द ओशन। ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी इज लाइक अ फाइंडिंग अ न्यू एंड अनएक्सप्लोर्ड waters। यानी कि वेन एवर यू इन द मार्केट यू लॉन्च or you know or you make your strategies and action in such a way कि जो ऑलरेडी इसने अडॉप्ट ना की हो। इस तरह उसने मार्केट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक को कह दिया यार रेड ऐसी ओशन। मार्केट्स में कोई कंपटीशन ना हो। ठीक है, हाँ। एक को कह दिया रेड ओशन, दूसरे को कह दिया ब्लू ओशन। ब्लू ओशन के अंदर कोई कंपटीशन नहीं होता। जैसा मैंने ऑलरेडी कहा था कि माइकल ई पॉटर ने, यहाँ पर हम बात करते हैं कि माइकल ई पॉटर ने 2 बातें की थी। उसने जनरल मार्केट स्ट्रेटेजीज बताई थी आपको, या उसको हम कहते हैं जेनेरिक ये मार्केटिंग। एमबीए वाला, जी। ये वो बंदा एमबीए वाला जिसने बताई थी, आप बता रहे हाँ, उसने 2 जेनेरिक स्ट्रेटेजी बताई थी। उसने कहा था कि या तो आप बिलीव करते हो, एक, नंबर 1, कॉस्ट इफेक्टिव होने पे, यू मेक योर प्रोडक्ट इन अ वेरी लीस्ट कॉस्ट, क्योंकि उसको बना ना सके, एक ये होता है। दूसरा होता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ठीक है। अब रेड ओशन में आप इन दोनों में किसी एक पे बिलीव कर रहे होते हो, लेकिन रहते हैं आप कंपटीशन के अंदर हो। लेकिन जब ब्लू ओशन पे जाते हो तो यू यूज द कम्बो ऑफ बोथ। आप ऐसा प्रोडक्ट बनाते हो जिस जो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, यूनिक भी हो, जिसको कॉपी करना इजीली ना हो और बिल्कुल नया वे हो। ठीक है। अगेन, ये हैं। बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सबकी क्या है, ये एप्लीकेशन है। ये सब क्या एप्लीकेशन है, है, सब सब अजम्पशन क्या है, है, अजम्पशन। अजम्पशन है। ठीक है। ये आपकी होगी जी। ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी के बारे में। अब हम आगे अब बात करते हैं आपसे, जिसका नाम है डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री क्या होता है? डिसीजन ट्री आर द लाइक विजुअल गाइड्स दैट हेल्प यू मेक चॉइसेस। अब मिसाल के तौर पे एक बात याद रखना, बिजनेस ने कुछ इन्वेस्टमेंट्स करनी होती है। ऐसे ही है। अब वो इन्वेस्टमेंट क्या क्या हो सकती हैं? फॉर एग्जांपल, न्यू मशीन परचेज करनी। कैपिटल, हाँ, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, न्यू मशीन परचेज कर ली, न्यू लैंड। बिजनेस को रीलोकेट कर लिया। रिक्रूटमेंट करने। नहीं नहीं, वो एक नहीं। मेजर ऐसा डिसीजन नहीं है जिसमें फाइनेंस की बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो। सर ठीक है। वो आपने हमें दो बताई थी। एम्प्लॉय ट्रेनिंग। एक रनिंग कॉस्ट होती है, एक हाँ, कैपिटल कॉस्ट होती कैपिटल है। को आपने जो कैपिटल कॉल डिसीज करने होते हैं ना लॉन्ग रन में, जिसका न्यू बेनिफिट लैंड। लॉन्ग रन चलता है। अब देखो, आपने जी। मशीन परचेज कर ली है, वो मिलियन में अमाउंट होगी। बिजनेस को रीलोकेट कर रहे हो, मिलियंस में अमाउंट लगेगी। अब नई फैक्ट्री लगा रहे हो, ये भी मिलियंस में जी। या 100,000 में इसकी वैल्यू जाएगी। ठीक है। अब एक्सपेंशन। ये, हाँ, अब ये वो इन्वेस्टमेंट्स हैं जिसको रिवर्स करना बिजनेस के लिए इजी नहीं है। दीज आर दो टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट विच कैनॉट बी इजीली रिवर्स्ड। फॉर दैट एंड दे आर पर्पज, नॉट रिकर्ड। हाँ, वो इजीली रिकवर नहीं होते। अब इसके लिए जी। बिजनेस ने सोच समझ के ऑप्शंस को अवेल करना होता है। जो बिजनेस डिसीजन ट्री है, डिसीजन मेकिंग ट्री, ये बेसिकली एक जी। स्टैट्स का टूल है। ठीक है। स्टैटिस्टिक्स ठीक। का टूल है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, पॉसिबल ऑप्शन देखते हैं। ठीक है। पॉसिबल ऑप्शन क्या देखते हैं कि हम प्रॉफिट में जा रहे हैं कि लॉस में जा रहे हैं। ठीक है। इस पे हम क्या निकालते हैं, EMV निकालते हैं। क्या निकालते हैं? EMV। इसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू। क्या कहते हैं इसको हम लोग? एक्सपेक्टेड मॉनेटरी मॉनेटरी वैल्यू वैल्यू। निकालते हैं। अब बेसिकली इसका EMW। न्यूमेरिकल पूरा ई पूरा एम न्यूमेरिकल आता है। हमने EMV निकालना होता है कि फॉर एग्जांपल, अब बिजनेस के पास हमेशा एक ऑप्शन नहीं होती। फॉर एग्जांपल, मैंने एक मशीन परचेज करनी है, आई गो फॉर द लाहौर से परचेज कर लूँ या कराची से परचेज कर लूँ। अब दोनों मशीन से मैंने अपने पास से एज्यूम करना है कि इसके प्रॉस क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, और उससे एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को कैलकुलेट कर लेना। एक्सपेक्टेड रिटर्न को क्या कर लेना? कैलकुलेट कर लेना। जिसकी EMV की वैल्यू लार्जर आएगी, उसमें मैं इन्वेस्ट कर लूंगा। जिसकी EMV की वैल्यू लार्जर आएगी, उसमें मैं क्या, इन्वेस्ट कर लूंगा। अब EMV का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेड
रिटर्न्स, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स माइनस कॉस्ट, जितने के आपने प्रोजेक्ट इन्वेस्ट किया है उसको आपने उसमें से माइनस कर देना, तो ये आपके पास क्या आ गया, EMV आ जाएगा। ठीक हो गया, ये हो गया आपके पास एक स्टैट्स का टूल आ गया। कहते हैं decision tree are likely visual guides that help you make choice. They show the different options you have and the possible outcome of each choice. By mapping out these parts and considering the likelihood of each outcome, decision tree help you to make smart decisions, especially when faced with uncertainty. अब अनसर्टेनिटी को हम लोग कह देते हैं या तो इसका पॉजिटिव आउटकम होगा या तो नेगेटिव आउटकम होगा। हम दोनों आउटकम को माइंड में रखते हुए एक डायग्राम बनाते हैं ट्री टाइप की, और उसमें जिस ऑप्शन का EMV की वैल्यू लार्जर आएगी उस पर हम इन्वेस्ट कर लेंगे। ऑलवेज रिमेंबर डिसीजन ट्री एक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक भी है। डिसीजन ट्री क्या है, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की एक टेक्निक है। अब इन्वेस्टमेंट अप्रेजल क्या होता है, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल ये होता है कि फॉर एग्जांपल हम ये देखना चाहते हैं कि अगर मैं कोई मशीन ले रहा हूँ या नया IT सिस्टम इंस्टॉल कर रहा हूँ, क्या वो फाइनेंशियली मेरे लिए फ्रूटफुल है कि नहीं है। अगर फ्रूटफुल है तो मैं उस इन्वेस्टमेंट में उस प्रोजेक्ट में पैसे लगा दूंगा, वरना नहीं लगाऊंगा। मैं टेक ओवर करना, नई मशीन परचेज करना, फैक्ट्री को रीलोकेट करना, ठीक है जी, या नई फैक्ट्री को चलाना, ये सब क्या है, आपके इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं। थर्ड पे आता है आपका पेस्ट एनालिसिस। पेस्ट एनालिसिस या पेस्टल, ये क्या होता है, आपका आप मैग्नीफाइंग ग्लास है जिससे आप बिजनेस के आउटसाइड में देखते हैं। आपको पता चलता है कि मुल्क के अंदर पॉलिटिकल लॉ रेगुलेशंस क्या हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं, सोशल कल्चरल ट्रेंड्स क्या हैं, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट कितनी आ रही है और ये बिजनेस को कैसे अफेक्ट कर सकती है। आप इसकी वजह से प्लानिंग बेहतर कर सकते हैं और उस चेंजेस को अडॉप्ट कर सकते हैं। मैंने पहले बताया था कि पेस्टल करने का फायदा क्या होता है कि एक्सटर्नल फैक्टर के जो बिजनेस पे नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ रहे होते हैं उसका इफेक्ट को मिनिमाइज करना होता है, और उस एक्सटर्नल फैक्टर में अगर चेंज आ रहा है, तब्दीली आ रही है, तो उस तब्दीली की वजह से बिजनेस उससे बेस्ट या मैक्सिमम बेनिफिट क्या ले सकता है। इज दैट क्लियर? यस सर, अच्छा जी, बेस्ट के क्लियर है। बाद आता है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट का मतलब क्या होता है, S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेसेस, O फॉर अपॉर्चुनिटीज, 3 फॉर थ्रेट्स। अब कहते हैं एनालिसिस लाइकली मेकिंग अ लिस्ट ऑफ योर बिजनेस सुपर पावर्स एंड vulnerabilities, कि आपके बिजनेस की सुपर पावर्स क्या हैं और ड्रॉबैक्स क्या हैं। इट लुक्स एट योर स्ट्रेंथ, थिंग्स यू आर गुड एट, ठीक है, वीकनेसेस एरिया नीडिंग इंप्रूवमेंट, अपॉर्चुनिटीज चांसेस फॉर ग्रोथ, threats क्या है, जी potential सर। dangers from outside. By knowing these, you can play to your strength and prepare for the challenges. जब आप SWOT कर लेते हो, always remember, हमने मार्केटिंग प्लानिंग पढ़ी थी और मैंने कहा था मार्केटिंग प्लानिंग के अंदर एक वर्ड आता है सिचुएशनल एनालिसिस। क्या वर्ड आता है, सिचुएशन सिचुएशनल एनालिसिस। एनालिसिस। Analysis. तो सिचुएशनल एनालिसिस के अंदर आपने 3 बातें करनी होती है, कंपैरेटिव एनालिसिस करना होता है, पेस्ट करना होता है और SWOT करना होता है, ठीक है जी। जी तो ये बातें यहाँ पर भी आपकी होगी। स्वॉट क्या हो गया कि जस्ट लाइक यू नो व्हाट यू हैव सुपर पावर्स, व्हाट यू हैव नेगेटिव थिंग्स, जिसमें आप गुड हैं, जिसमें आपको इंप्रूवमेंट चाहिए, और चांसेस ऑफ ग्रोथ क्या होंगे और डेंजर किन की चीजों से होते हैं। इसका फायदा क्या होता है, यू कैन प्ले विद योर स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ को आप कंपैरेटिव एडवांटेज बना के शो ऑफ करते हैं और जो चैलेंजेस हैं उनको कोप अप करने के लिए अपने एक्शंस को इंप्रूव करते हैं, ठीक है। अगला वर्ड है जी कोर सर। कंपिटेंसीज। कहता है जी कोर कंपिटेंसीज आर लाइक योर बिजनेस सीक्रेट सोर्स, द थिंग्स यू डू बेटर देन एनीवन एल्स। सिंपल, सिंपलेस्ट वर्ड से इससे सिंपल वर्ड नहीं बन सकते कि जिसमें आप बेस्ट हैं, कोई आपसे अच्छा वो काम कर ना सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें बिकन हाउस की, उसकी कंपेरिजन करें बकाया स्कूल्स के साथ, तो बिकन स्कूल सिस्टम के पास जब भी मार्केट में कोई भी चेंज आता है तो चेंज को अडॉप्ट करने की सबसे कैपेसिटी स्ट्रॉन्ग किसके पास है, बिगिन हाउस के पास। तुम कहते हैं Because बिगिन हाउस इज वेरी मच अडेप्टेबल, बहुत ज्यादा अडेप्टेबल है। अगर हम एक सिटी टू सिटी वेरी करें, फॉर एग्जाम्पल मंडी बहाउद्दीन में एक ही स्कूल है, एक ही कॉलेज है जो कि आपको A लेवल O लेवल्स पढ़ा रहा है, ठीक है। मोनोपोली है इनकी। इनकी मोनोपोली है, तो इसमें ये क्या है, इनकी कोई कॉम्पिटेंसी है कि ये इन्वेस्टमेंट वहां पर करते हैं जहां पर कोई कर नहीं सकता, जी ठीक है जी। दे कुड बी ए ये मंडी यूनिक में ऑफर स्किल, करते हैं कॉलेज स्कूल में। हाँ वो क्या कहता है, दिस दे कुड बी यूनिक स्किल्स, technologies or processes that give you an edge over competitors. Identify and focusing on these strengths help you stand out and succeed in the market.
कोर सर कॉम्पिटेंस जैसे आइडेंटिफाई करनी पड़ती है कि बिजनेस में क्या चीज है, क्या उसके पास कोई स्किलफुल लेबर है, क्या उसके पास लेटेस्ट सर जी, टेक्नोलॉजी। कोर कॉम्पिटेंसीज में बेसिकली वो होता है यूनिक यूएसपी होता है इस तरह। बेसिकली यूएसपी होता है किस में आप बेस्ट हैं, वो आपकी सीक्रेट जी सॉस सर। होती है जिसमें आपको compete नहीं कर सकता, आप उसमें बेटर हैं। मतलब कोई मतलब स्पेसिफिक चीज होती है या मतलब ओवरऑल ही? इसमें जनरली वो चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल बिगिनर्स की बात करें, पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले कोविड में जिसने ऑनलाइन लर्निंग स्टार्ट की थी स्कूल में, वो बिगिनर्स। जी सर। वो आई क्लियर। सी। सबसे पहले जिसने ये ऑनलाइन लर्निंग स्टार्ट की थी पाकिस्तान के अंदर कोविड के पहले हफ्ते में ही, पहले दूसरे दिन ही हमें मैसेज आ गया था आपने जूम पे या गूगल मीट पे क्लासेस अच्छा, ये तो पढ़ाना। गवर्नमेंट ने नहीं कहा था? बाद में बात, गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन बाद में आया था। अच्छा अच्छा। ठीक है। अच्छा जी, इसे हम कहते हैं कोर कॉम्पिटेंसीज। अगला वर्ड है आंस ऑफ मैट्रिक्स। आंस ऑफ मैट्रिक्स हेल्प यू टू डिसाइड हाउ टू ग्रो योर बिजनेस। आपने अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करना है। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हैं। ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को लेके आंस ऑफ मैट्रिक्स बनाया जाता है। इसके पास आपके पास 4 स्ट्रेटेजीज होती हैं। पहली स्ट्रेटेजी का नाम है, उसको हम कहते हैं, ये लिखा है आपके, उसको कहते हैं मार्केट पेनिट्रेशन। क्या कहते हैं इसको, वो मार्केट पेनिट्रेशन कहता है। वो क्या होता है मार्केट पेनिट्रेशन? मीन सेलिंग मोर ऑफ योर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट टू एग्जिस्टिंग कस्टमर। सिंपल ये कि आपने करंट मार्केट में रहना है और करंट प्रोडक्ट में के साथ ही मार्केट में सर्वाइव करना है, उसे कहते हैं मार्केट पेनिट्रेशन। अगला वर्ड है जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट। क्या वर्ड है ये? प्रोडक्ट न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट। अब प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है कि डेवलप क्रिएटिंग अ न्यू प्रोडक्ट फॉर द करंट कस्टमर। क्या आप करंट मार्केट में रहते हैं, मिसाल के तौर पे बिकरा स्कूल सिस्टम मंडी बहुद्दीन कैंपस, वहीं पर रहते हुए अपने स्कूल के अंदर आईबी लॉन्च कर दें। क्या लॉन्च कर दें? आईबी। आई आईबी कहते हैं इंटरनेशनल बैकलॉरेट। ये रिसर्च टाइप सर्टिफिकेशन होती हैं जो ए लेवल्स की इक्विवेलेंट होती है। ये प्रोजेक्ट टाइप। ठीक है जी। अब हो क्या गया, ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आप मार्केट को चेंज नहीं की, आपने उसी मार्केट में रहते नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए। ये क्या है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सर अगला जी वर्ड है मार्केट डेवलपमेंट। अगला वर्ड क्या है? मार्केट मार्केट। डेवलपमेंट। अब मिसाल के तौर पर मैं ये बात करता हूँ कि एक बड़ा फेमस ब्रांड है गुजरात के अंदर, भैया पिज़्ज़ा। ठीक है। या गुजरात के अंदर बड़ा फेमस ब्रांड है गनी पाई। निराला ठीक है निराला। जी। अब गनी पाई है, निराला स्वीट्स, या आपका निराला होटल है। निराला तो छोटा सा होटल है जो कि देसी घी में आपको ये मटन, कीमा और पराठे बना के बेचता है। दाल। छोटा सा होटल है। दाल। अगर वही बंदा उठ के पिंडी चला जाए या मंडी बहाउद्दीन आ जाए या लाहौर जाके अपनी ब्रांच को अपनी क्या कहते हैं शॉप ओपन कर लें, तो क्या कर रहे हैं? दे आर एंटरिंग इन द न्यू मार्केट विद करंट प्रोडक्ट्स। जी। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? मार्केट डेवलपमेंट। अब एक बात सुन लें, मार्केट डेवलपमेंट में आप नई मार्केट में जाते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आप ओल्ड मार्केट में रहते हुए नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं। क्लियर है। अगला वर्ड है डाइवर्सिफिकेशन। और ये आम बंदा लोकल बिजनेस अफोर्ड नहीं कर सकता बेटा। ये क्या सर एक होता बार है? ये न्यू एंड्स प्रोडक्ट ऑफ न्यू मैट्रिक्स दोबारा मार्केट। बता सकते हैं? क्या कह रहे हो? ये एंड्स ऑफ मैट्रिक्स एक बार दोबारा रिपीट मैं कर पूरा दें? बताता हूँ, वैसे सुन लो। आंस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? जब भी बिजनेस ने अपने आप को एक्सपैंड करना है, सुन लो, जब भी बिजनेस ने अपने आप को एक्सपैंड करना है तो वो आंस ऑफ मैट्रिक्स को यूटिलाइज करता है। आंस ऑफ मैट्रिक्स में ऑलरेडी 4 स्ट्रेटेजीज बना के उसने बता दी हैं। कहता है या तो आप मार्केट पेनिट्रेशन कर लें, या प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर लें, या मार्केट डेवलपमेंट कर लें, या डाइवर्सिफिकेशन कर लें। आंस ऑफ मैट्रिक्स ने क्या कहा था कि आप मार्केट पेनिट्रेशन कर लें, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर लें, मार्केट डेवलपमेंट कर लें, या डाइवर्सिफिकेशन कर लें। मार्केट पेनिट्रेशन क्या होता है कि बिजनेस विल रिमेन इन द सेम मार्केट विद सेम प्रोडक्ट, नो चेंज। ठीक है। ठीक है। आप ठीक। अपनी ही मार्केट में जरा अपनी रूट्स को स्ट्रॉन्ग करते जा रहे होते हैं। दूसरा वर्ड है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल आप उसी मार्केट में रहते हैं, आपको ऑलरेडी पुराने प्रोडक्ट बहुत ज्यादा चल रहे हैं, आपने एक नई आइटम लॉन्च कर दी, नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, इसको कहते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट। इस तरह अगला वर्ड है मार्केट डेवलपमेंट। आपका एक प्रोडक्ट एक मार्केट में बड़ा फेमस हो चुका हुआ है। नाउ यू वांट टू अर्न मोर, यू वांट टू बिकम अ नेशनल ब्रांड, you want to become a more strong brand, you can enter in the new market, in the new city, in the new province। तो वो क्या होगी? मार्केट डेवलपमेंट। ठीक है। अब आप बाहर से आ रहे हो, आप एक मल्टीनेशनल कंपनी हो, आपको पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं पता, आप यहाँ पर आके एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, आपके लिए तो नई मार्केट हुई ना। तो डाइवर्सिफिकेशन जी। सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होती है। अब समझ लगी। ठीक। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आपको आंस ऑफ मैट्रिक्स बनाकर देता है।
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो ठीक है। नहीं है, क्लियर है यहाँ तक? नहीं सर। जी क्लियर सर। क्लियर। अच्छा जी, अगला वर्ड है सिनेरियो प्लानिंग। अब ये सिनेरियो प्लानिंग क्या होती है? मिसाल के तौर पे हम शेरलॉक होम्स की तरह शेरलॉक होम्स की तरह बैठ के एक फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, और फ्यूचर प्लानिंग के लिए डिफरेंट ऑप्शंस को माइंड में सोचते हैं कि यार ये भी हो सकता है, यार ये भी ऑप्शन हो सकती है, ये भी ऑप्शन हो सकती है। अब डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बनाते हैं दैट कुड बी हैपन इन फ्यूचर। ठीक है जी, डिफरेंट स्टोरीज बना के, मिसाल के तौर पे यार अगर बिगिनर स्कूल सिस्टम आईबी लॉन्च करता है मंडी बहुदिन के अंदर, चांसेस है कि ज्यादा स्टूडेंट आ जाए? नहीं यार, चांसेस नहीं। हो सकता है कि हमारा प्रोडक्ट फ्लॉप हो जाए, लोग हमारा ए लेवल भी छोड़ दें। हो सकता है कि फ्यूचर में कोई नए कंपेटर मंडी बहुद्दीन में आ जाए, लेकिन भाई मंडी बहुद्दीन की मार्केट साइज तो बहुत छोटा है। वहां पर जो वो लोग जो ए लेवल ओ लेवल करना चाहते हैं, दे आर टू वेरी लेस इन नंबर्स। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ? मैं अब खुद ही बैठ के पॉसिबल प्लानिंग करता हूँ, पॉसिबल पॉसिबल आउटकम सोचता हूँ, उन पॉसिबल आउटकम्स के खुद से ही प्रोज एंड कॉन्स को डिसाइड कर रहा हूँ। बात समझ जी लगी? तो जब आप खुद से एक ऑप्शन के प्रोज एंड कॉन्स डिसाइड करेंगे, अगेन दिस विल हेल्प यू टू मेक अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन। ठीक है जी। मलिक साहब, क्या होता है सिनेरियो जी प्लानिंग? सर। सर सिनेरियो प्लानिंग ये होता है कि जो अपने प्लान है उसको सेट करना कि हम्म आगे जो हमने करना है फ्यूचर के लिए। हम्म। अच्छा, आगे? और सर ये होगा कि मलिक साहब, अब आप बताओ साइंस क्या होती है? सर जी, सिनेरियो प्लानिंग जो होती है वो हम लोग डिफरेंट पॉसिबिलिटीज को अपने जहन में रख के हम प्लानिंग करते हैं। मतलब कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, मतलब डिफरेंट पॉसिबिलिटीज जो होती हैं कि ये हम्म चीज काम करेगी कि नहीं करेगी। तो हम उसको हम्म पहले तो, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, इनवॉल्व्स क्रिएटिंग स्टोरीज, अपने जहन में एक सिनेरियो क्रिएट कर लेते हैं कि अच्छा यार इस तरह हो गया तो इसको आगे कंटिन्यू कैसे रखनी है। अगर अगर फॉर एग्जाम्पल उस तरह नहीं चली चीज, तो उसको फिर क्या, डिफरेंट आउटकम्स को बेसिकली हमने प्लान करके चलना होता है हमने बेसिकली। डिफरेंट ऑप्शन डिसाइड की, फिर उन डिफरेंट जी ऑप्शंस के प्रोज एंड कॉन्स खुद से डिसाइड किए, जिसकी वजह से आपको एक मार्केट की में होने वाले चेंजेस को आपने पहले से फोरसी कर लिया। बात समझ लग रही है? जी मार्केट में होने वाले चेंजेस को आपने पहले से क्या कर लिया? फोरसी कर लिया, अज्यूम कर लिया। अब अब यू आर बेटर प्रिपेयर टू रिस्पॉन्ड एज पर द चेंजेस। आपको नहीं पता कि होगा क्या, लेकिन आप मैक्सिमम अपने आप को तैयार कर लेते हैं। यहां तक बात समझ लगी? जी सर। जी सर। अगला वर्ड है फाइव फोर्स, पोर्टर फाइव फोर्सेस। अगला वर्ड क्या है? पोर्टर फाइव ओके फोर्सेस। 5%। ये बताता है डिग्री ऑफ कंपटीशन। क्या बताएगा ये? डिग्री ऑफ डिग्री कंपटीशन। ऑफ कंपटीशन। कि मार्केट में जो कंपटीशन चल रहा है वो क्या इंटेंसिव है कि लेस इंटेंसिव है? क्या मैं इस मार्केट में जी सर। इजीली एंटर हो सकता हूं कि नहीं हो सकता? इज दैट क्लियर? जी सर। तो जी उसने सर। क्या यस किया? सर। उसने मार्केट को चार फोर्सेस पे डिवाइड कर दिया। किस पे डिवाइड कर दिया? जी। चार फोर्सेस पे। चार फोर्सेस में। बल्कि एक उसने कह दिया आपके पास हो गया थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट। अब फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ टेलीकम्युनिकेशन की। हमें पता है कि इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारा पैसा चाहिए होगा एंटर होने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे ही नया है। प्लेयर इस इंडस्ट्री में बड़ी मुश्किल से आ सकता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर एंड सप्लायर, मंडी बाउद्दीन के अंदर कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स भी थोड़े हैं, और जो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं देर आल्सो इन लेस नंबर। देर आल्सो इन जी। लेस नंबर। लेस अगर लेस बायर्स नंबर। ज्यादा ज्यादा होंगे और सप्लायर कम होंगे, तो हु विल हैव द बार्गेनिंग पावर? कौन है जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू ऊपर रख अगर सकता है? बायर्स बायर बायर ज्यादा है, ज्यादा होंगे। सप्लायर थोड़े हैं। हाँ तो जी, जो बायर क्यों सप्लायर होगा? होगा वो। हम्म। नहीं। एक छोटी सी बात बताता हूँ। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला साहब नहीं। नहीं, जो नंबर में ज्यादा हाँ होंगे। हाँ। अच्छा अब मार्केट फॉर एग्जांपल एग्जांपल देता हूँ, मंडी बहादुर में एक ही स्कूल है, मिगन हाउस। एग्जांपल जी। दे। ये आपने तो बीकन हाउस को बिजनेस बना दिया मोर देन नहीं यार, नहीं। इंस्टीट्यूशन। आपको समझने के लिए आसान हो जाएगी ना, आप तो वहां रह रहे हो ना, आपको पता कि जी एक ही स्कूल है जो बिजनेस ये के ऑप्शन लिहाज प्रोवाइड से कर रहा है। बाय थोड़े जी हैं, सर, ऐसे ही सही है। सप्लायर एक ही है, ऐसे बाय ही। उसके लिए ज्यादा है। तो
तो अब जो अपना हाथ ऊपर कौन रखेगा, किसकी बात ज्यादा मानी जाएगी, ज्यादा इन्फ्लुएंस, ज्यादा मार्केट इन्फ्लुएंस कौन कर सकता है, बायर के सप्लायर? बायर। नहीं, बायर ऑलरेडी थोड़े हैं। सर बायर सप्लायर ज्यादा करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा, अपनी बायर मर्जी की एक ही प्राइसेस है। डालेगा। जाकल्ला, यही मैं बात कहना चाह रहा था, जब मार्केट के अंदर सप्लायर एक होगा, ये सप्लायर थोड़े होंगे और खरीदने वाले ज्यादा होंगे, तो जो मार्केट को ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है वो सप्लायर्स हैं। अगर मार्केट के अंदर मैं बात करता हूँ बॉल पॉइंट मार्केट की, हर दूसरा बंदा बॉल पॉइंट बना रहा है, सप्लायर्स भी बहुत ज्यादा है और बायर्स भी बहुत ज्यादा है। जी यहां पर कभी भी जो है सप्लायर है वो ऐसी मिस्टेक नहीं करेगा कि उसके कंपेटिटर को बेनिफिट हो जाए। सर जी जी देखें, सर। बात ये है कि यहाँ पे अगर कहीं पे कंपटीशन ना हो, हाँ, सप्लायर का मोनोपोली हो, फिर क्या सीन मार्केट लॉ कहता है, मार्केट लॉ कहता है कि आपने उस बंदे को मार्केट में कभी भी मार्केट के अंदर मोनोपोली क्रिएट करने नहीं देते। जो मार्केट लॉ बनाया जाता है, जो गवर्नमेंट बनाती है, उसका मानना ही होता है सर जी कोई। मोनोपोली से एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ, पूछो पूछो। सर जी मोनोपोली का काउंटर। भी जिक्र हुआ है कि जो जब ज्यादा जो तादाद में चीज होती है उसका मतलब कि जोर चलता है, हम्म। ऐसी। सर ऐसे जी ही। लेकिन अब देखें ना, ये अब जैसे हमारे पाकिस्तान में ये कार मैन्युफैक्चरर्स वगैरह हैं, ये हम्म। तो पूरा मोनोपोली चला रहे हैं कब का। हालांकि बायर्स तो ज्यादा हैं, कंपनीज थोड़ी हैं, मतलब कि गिनी चुनी है, मेरे यही ख्याल में बात है सात ना, आठ होंगे जब जिनका बायर नाम है। ज्यादा होंगे तो जो इन्फ्लुएंसिंग पावर है ना वो सप्लायर के पास चली जाएगी, सप्लायर के, अच्छा। क्योंकि सप्लायर सही, थोड़े हैं फिर ना, अगर क्या कह रहे उस चीज को हैं? प्रोवाइड जी करने वाले लोग थोड़े हैं, बायर ज्यादा है। अगर जी बायर थोड़ी होगी तो बायर के पास आ जाएगी। हाँ, अगर बायर थोड़े होंगे तो बायर के पास चली जाएगी। जी आप सर। समझ लगी, ये बात मुश्किल तो नहीं? जी नहीं नहीं सर, आगे समझ। अच्छा जी, अब जब आपको पता चल गया कि सप्लायर ज्यादा हैं और बायर भी ज्यादा हैं, तो उस मार्केट में कंपटीशन इंतहा का होगा, इंटेंसिटी बड़ी स्ट्रांग है? होगी। क्यों ऐसे बोला? ही है। जी उनको ये होगा कि नहीं यार, अगर हमने अपनी अपनी प्राइसिंग को चेंज किया, ये प्रोडक्ट को चेंज किया, ये प्रमोशन को चेंज किया, ये क्वालिटी कम कर दी, तो क्या होगा, जी सर। हमारा कंपेटिटर उस प्रोडक्ट को आगे ले जाएगा। इज दैट क्लियर? जी जी। ठीक है। अगला बात है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, कि यार जो हमारा प्रोडक्ट है उसके अल्टरनेटिव कितने हैं। नॉर्मली प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट्स, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स बड़े कम होते हैं। ठीक है। अब अगर मैं कहूँ टी सब्स्टिट्यूट है कॉफी का, लेकिन कितने लोग हैं जो कॉफी पीना पसंद करते हैं, कॉफी है ही बड़ी महंगी। ठीक है। तो ये क्या थे, पोर्टर फाइव फोर्सेस। अगला वर्ड है फाइव फोर्सेस मॉडल। अगला वर्ड क्या है, फाइव फोर्सेस मॉडल। अब ये क्या होता है, ये इसको हम क्या कहते हैं, बल्कि ये फाइव फोर्सेस मॉडल छोड़ दें, हमने पढ़ना है फोर्स फील्ड एनालिसिस। अगला वर्ड क्या है, जी सर। फोर्स फील्ड एनालिसिस। अब ये क्या होता है, इसको हम फाइव फोर्स मॉडल भी बोलते हैं या फोर्स फील्ड एनालिसिस बोलते हैं। अब फोर्स फील्ड एनालिसिस क्या बताता है, वो ये बताता है मेरे भाई, फॉर एग्जाम्पल, ये हसनैन भाई कहते हैं मैं नई मार्केट खोलनी है, इसके। सर जी ये जरा फाद को कहीं स्नैप है कम भेजे, कब से स्नैप ही मैं भेजे सर जा भेज रहे ही रहा ओके, इसको, बस ये बस अभी। बस हैं। बस आप बस मैं रुके, आपको मैं बस। आप कैमरा खोल लेना, मैं आपको कैमरा खोल के दिखाता हूँ। ओह जरा ठहरे। ओह सर जी, ये ये देखे, पर्सनल हो रहा है। ये देखे, सर ये पर्सनल देखे, हो रहा अच्छा, है ये। अच्छा, ये ओके देखे, ओके, ठीक है, बस 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 ये बस बस। देखे। ये ओके, कैसी भेज, कैसी कैसी रहा है, ये भी बस करो देखे। यार, एक ना मिनट भेजो। अबे किधर ओके गया? ओके, बस करो, बस नहीं करो। सर ये देखे, ये कौन सी वाली भेज रहा है, ये देखे, ये पीछे क्या हो रहा है, ये ओके देखे। ठीक है, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, ओके ठीक है डन, बाद में भाई। सर जी। अच्छा, हाँ जी, अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा। आपके बाबा ने कहा कि वो आर गोइंग टू ओपन न्यू मार्की, यू आर गोइंग टू ओपन न्यू मार्की। तो आपने अपने सारे टॉप मैनेजमेंट को बुला लिया और कहा कि भाई आप दो हिस्सों में डिवाइड हो जाओ। एक बंदा मुझे ये बताएगा कि कौन कौन इस हक में है कि मार्की ओपन की जाए और क्यों, कौन कौन इस हक में है कि मार्की ओपन की जाए और क्यों, और कौन कौन से लोग, मैं हूँ। कौन कौन से जो मेंबर्स हैं इस डिसीजन के अगेंस्ट हैं। ठीक है, और क्यों। अब वो फैक्टर्स आपके आइडेंटिफाई हो गए, मैनेजमेंट कौन है? मेरी बात सुन लो, वो फैक्टर क्या हो गए, आइडेंटिफाई हो गए। एक आपके पास दो कॉलम बन जाएंगे, अगेंस्ट फैक्टर्स की और फेवर फैक्टर्स की। बन गई दो कॉलम्स, अगेंस्ट फैक्टर्स एंड फेवर फैक्टर्स। ठीक हो गया। तो हर बंदा अपनी अपने फैक्टर को रैंकिंग करेगा 1 to 10। क्या करेगा,
हर बंदा 1 अपने to अपने 10 फैक्टर को रैंक करेगा, 1 to 10 नंबर देगा। फिर दोनों साइड का टोटल होगा, अगेंस्ट फैक्टर्स का भी और फेवरेबल फैक्टर्स का भी। अब इसकी एग्जांपल हम ऐसे लेते हैं, जी सर। मिसाल के तौर पर मैंने क्या कहा, मैंने कह दिया कि जनाब हमने एक नया रेस्टोरेंट ओपन करना है। अब ऊपर लिख दिया हमने ये फेवर वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, जो फेवर में है और जो अगेंस्ट हैं, हमने दोनों की बात कर ली। ठीक है जी। अब इसने कहा फेवर वाले का जी, जब मार्केट एक्सपैंड कर रही है तो हम मार्केट को घेर सकते हैं, तो इसने नंबर दे दिया इसको 8 नंबर। अगेंस्ट में कहा कि जी भाई हम ऑलरेडी लॉस में जा रहे हैं तो कॉस्ट बहुत ज्यादा इंकर होगी, इसने नंबर दे दिए 10। इज दैट क्लियर? जी सर। इस तरह यस फेवरेबल सर। फैक्टर बन गए और अगेंस्ट वाले फैक्टर बन गए। अब जिसका टोटल ज्यादा आ गया, इसका टोटल आ गया से 40, टोटल इसका 50, टोटल इसका आ गया, इसका टोटल आ गया 70। अगेंस्ट की जो फैक्टर्स थे वो ज्यादा थे, स्कोर ज्यादा हुआ, तो हम इस ऑप्शन को अवेल नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? जी सर। इसको कहते हैं पोस्ट फील्ड एनालिसिस। क्या कहते हैं इसको? पोस्ट फील्ड फोर्स फील्ड एनालिसिस। एनालिसिस। हम्म। अच्छा जी, ये हमने दोनों पॉइंट देख लिए, फेवर वाली बात भी कर ली, अगेंस्ट वाली बात भी कर ली। अब हम फटाफट अगला जो मैं आज का एक पॉइंट पढ़ना है उसको हम पढ़ें, और फिर ये सिर्फ मैंने आपको आज ये डेफिनेशन पढ़ानी है, और फिर हम आगे मूव करेंगे क्वेश्चन के साथ। अब क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि भाई चेंज मैनेजमेंट क्या होती है, व्हाट इज द चेंज मैनेजमेंट, या कॉर्पोरेट प्लान क्या होता है, कंटीजेंसी प्लान क्या होता है, या कॉर्पोरेट कल्चर क्या होता है। पहले हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की। चेंज मैनेजमेंट क्या होता है? कह रहा है जी ये वाली डेफिनेशन में पढ़ने जा रहा हूँ, इसको मैं डिस्कस करना है, फिर आपको होमवर्क भी साइन करना है। ओके जी। कह रहा है जी चेंज मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स गाइडिंग इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस थ्रू transition to adopt new processes, technology, or strategy, ensuring smooth adoption and minimizing resistance। चेंज मैनेजमेंट का मतलब ही ये है कि जब भी बिजनेस को नई स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करता है तो उस अडॉप्टेशन के प्रोसेस को वो स्मूथ करना चाह रहा होता है, और ये चाह रहा होता है कि उसकी टीम मेंबर्स, उसका पूरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं उसमें रेजिस्टेंस ना करें, उसको प्रॉपरली अप्लाई कर लिया जाए। इसको हम क्या कहते हैं? चेंज मैनेजमेंट। इसको हम क्या कहते हैं? यस सर। चेंज चेंज मैनेजमेंट। चेंज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को अप्लाई करने के लिए, चेंज मैनेजमेंट को अप्लाई करने के लिए इसके बेनिफिट क्या होते हैं, ये वाले बेनिफिट की पहले मैं बात कर रहा हूँ, इसको मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ, और फिर इसकी हम बेनिफिट की बात करते हैं। कहता है स्मूथ ट्रांजिशंस और न्यू प्रोसेस और सिस्टम, इंक्रीज एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड मोरल, इम्प्रूव अडॉप्टेबिलिटी एंड इनोवेशन। चेंज मैनेजमेंट की वजह से आपको बिजनेस की तमाम इंप्लॉयज को एक साथ करने का मौका मिलता है, इंप्लॉय की इन्वॉल्वमेंट और एंगेजमेंट इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से वो मोटिवेटेड रहता है। ठीक है। और आप क्योंकि चेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपके अंदर अडेप्टेबिलिटी आ रही है, तो जब भी अडेप्टेबिलिटी आएगी यू बिकम फ्लेक्सिबल, और फ्लेक्सिबिलिटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द मार्केट। जी सर। ठीक है जी। लेकिन चेंज मैनेजमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए या अप्लाई करने के लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है? नंबर 1, हमारे यहाँ पर जो एम्प्लॉयज हैं वो रेजिस्टेंस को पसंद, वो चेंज को पसंद नहीं करते, उनमें फियर होता है। ठीक है। जी। लगता है कि अगर ये चेंज को हमने अप्लाई कर लिया तो इन द लॉन्गर रन हमें शायद जॉब से निकाल दिया जाए। जॉब अगर सिक्योरिटी कम हो जाती है। हाँ। नंबर 2, आपकी चेंज हमेशा एक्सपेंसिव होता है, तो सम टाइम यू हैव टू ट्रेन योर एम्प्लॉयज। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो मैं नया आईटी सिस्टम लॉन्च करने जा रहा हूँ, कोई भी मैनुअल ट्रांजेक्शन नहीं होगी, कोई भी मैनुअल एंट्री नहीं होगी, चेंज आ गया ना। अब इसको अडॉप्ट करने के लिए यू हैव टू ट्रेन योर एम्प्लॉयज, अगेन इट इज टू मच कॉस्टली। चेंज मैनेजमेंट क्या होती है, समझ लगी? कि जब भी बिजनेस ने नई स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करना है, नया चेंज आ रहा है, नया प्रोसेस अडॉप्ट करना है, चेंज आ रहा है। चेंज मैनेजमेंट का पर्पज ये होता है कि ये अडॉप्टेशन स्मूथ हो और रेजिस्टेंस कम से कम हो। दैट इज द नोन एज चेंज मैनेजमेंट, कि जो एप्लीकेशन है वो क्या हो, स्मूथ हो, और रेजिस्टेंस यानी कि उसके खिलाफ लोग कम से कम आवाज उठाएं। ये बात समझ लगेगी नहीं लगी? जी सर लगी। पक्की बात बताओ मुझे यहां तक। पक्की बात। अच्छा जी। अब फटाफट फटाफट मैंने आप लोगों को दिखानी है एक केस स्टडी, और उस पे आपको मैं देना है होमवर्क। तो सबसे पहले हम उस ओके। होमवर्क को देख लेते हैं।
मैंने कल आपको P4 ग्रुप में सेंड कर दिए थे मर्ज करके, कर जी दिए। सर भेज दिए थे, हाँ जी, वो सबके पास प्रिंट पेपर आ कराया। गए थे। अच्छा जी, अब जी पहला सर। क्वेश्चन जी मैं इसका आपको जो आपको होमवर्क देने जा रहा हूँ, वो क्वेश्चन है फॉर एग्जाम्पल, देखिए जी। ये वाला क्वेश्चन, एडवाइस रूही ऑन वेदर ऑन पोर्टर 5 पोस्ट एनालिसिस इज द मोस्ट यूजफुल अप्रोच व्हेन डेवलपिंग S2U न्यू बिजनेस स्ट्रेटेजी। ये पहली केस स्टडी, उसका क्वेश्चन नंबर 2 करना आपने। आपने पहले ये केस स्टडी पढ़नी और आपने इसको लिखना कैसे, सिंपल सी बात है, आपने ऐसे बनाना है। आपने ये बताना है कि भाई सर मैंने आपको इसका आंसर भेजा हुआ है। एक मिनट, एक मिनट, इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि पोर्टर 5 फोर्सेस इज अ गुड मॉडल, लेकिन स्ट्रेटेजी बनाने के बकाया टूल भी अवेलेबल हैं। उसको भी अगर ये कंसिडर नहीं करेगा तो ये प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं बन पाएगी। ठीक है, अब सिर्फ इसकी मैं आपको मार्किंग स्कीम दिखाने जा रहा हूँ, लिखेंगे आप लोग खुद ही। ठीक है, तो जी सबसे पहले नॉलेज के मार्क्स कितने हैं इसके अंदर? 3 नॉलेज के हैं, 2 एप्लीकेशन के हैं, 8 एनालिसिस के हैं और 7 एवेल्युएशन के हैं। अब यहां पर वो उसने आपको नॉलेज के मार्क्स कैसे दिए हैं? कहता है जनाब आपने बिजनेस स्ट्रेटजी को डिफाइन कर सकते हैं, ये देखें जी, आपने बिजनेस स्ट्रेटजी को डिफाइन कर सकते हैं, इसके नंबर मिल सकते हैं आपको। आप यहाँ पर स्ट्रेटजी के मैनेजमेंट को डिफाइन कर सकते हैं, आपको उसके नंबर मिल सकते हैं नॉलेज के। आप पोर्टर 5 फोर्सेस को बता सकते हैं, आपको नॉलेज के उसके नंबर मिल सकते हैं। ठीक हो गया। आप उसके अलावा वही कि अदर मेथड क्या हैं स्ट्रेटजी मेकिंग के, आपने उसको लाजमी बताना है, आपको उसके मार्क्स भी मिलेंगे। उसके बाद उसने आपसे कहा है कि एप्लीकेशन क्या है, आपने केस स्टडी से पॉइंट निकाल के उसको एलेबोरेट करना है, उसको बताना शुरू करना है। ठीक है, आपने मेरे बच्चों सबसे पहले केस स्टडी पढ़नी है, केस स्टडी के बाद ये पूरी मार्किंग स्कीम का आंसर पढ़ना है। उसके बाद आपने इसको ओपन शीट पे लिखना है, जितना लिख सकते हैं, लेकिन आपने ये केस स्टडी प्लस आंसर नॉट मोर देन 40 मिनट्स, 40 मिनट्स के अंदर अंदर जितना आप आंसर लिख सकते हैं आपने लिखना है। और ये मैं आप लोगों को अभी बैठ के वेट कर रहा हूँ, आप लोगों के पास एग्जैक्ट 2 आवर्स हैं, आपने मुझे